नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद योग एंड वेलनेस विद नीलमणि टीम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी एक बहुत ही आज़ादी के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे देश के प्रखर वक्ता भाई राजीव दीक्षित जी को याद कर रहे हैं। उसी द्रम्या मैं यह ऑडियो क्लिप आप लोगों के बीच YouTube पे डाल रहा हूँ, वीडियो क्लिप, जिसके माध्यम से मैं उनको याद कर रहा हूँ, उनको नमन वंदन कर रहा हूँ। और वैसे प्रखर वक्ताओं को आज देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उन्होंने जो आयुर्वेद के क्षेत्र में और जो भी गौ हत्या के क्षेत्र में और हमारे ऋषि परंपरा, आयुर्वेदिक परंपरा और जो भी हमारी सनातन धर्म के अनुसार सारी गतिविधियों पर एक विशेष अहम भूमिका का उन्होंने एक मंतव्य दिया। और उन्हें कौन नहीं जानता। और 30 नवंबर को उनको मैं सत नमन कर रहा हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित एवं जन्मोत्सव की बहुत बहुत आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही प्रखर नेता हमारे बीच में आते रहें और वो हमारे देश का नाम रोशन करते रहें। इनकी जन्म 30 नवंबर 1967 को हुआ था और जो मृत्यु हुई थी वो भी 30 नवंबर 2010 को हुई थी। एक भारतीय वैज्ञानिक, प्रखर वक्ता और आज़ादी बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता थे। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जो वक्तव्य है, मैं भारत को भारतीय मान्यताओं और परंपराओं के आधार पर खड़ा करना चाहता हूँ, मैं उस काम में लगा हूँ। जब जब भारत को पापियों ने कष्ट करने की चेष्टा की है, जब जब भारत को पापियों ने नष्ट करने की चेष्टा की है, तब तक भारत माँ की गोद ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने भारत माँ की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया। ऐसे ही एक सपूत का जन्म 30 नवंबर 1967 गुरुवार रात के लगभग 12:30 बजे भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के नाह गांव में माता मिथिलेश कुमारी दीक्षित और पिता राधेश्याम दीक्षित सुपुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम राजीव दीक्षित रखा गया। उनके परिवार में उनके पिताजी पूर्व बीडीओ ऑफिसर रहे हैं। राजीव दीक्षित जी के दादा एवं दादी जी स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान भी दिया था। राजीव दीक्षित जी का बचपन उनके गांव में गुजरा और उनकी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा फिरोजाबाद के पीडी जैन इंटर कॉलेज में पूरी हुई। राजीव जी बचपन से ही स्वदेशी देश प्रेमी थे। इसके साथ साथ वह क्रांतिकारियों से बड़ा प्रेरित रहते थे। उनके अंदर जो क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने की आकांक्षा थी। अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे इलाहाबाद चले गए थे। उन्होंने वहाँ से 1984 में बीटेक की पढ़ाई जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिकल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी से शुरू की। वे इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, मगर उन दिनों जो भोपाल गैस हत्याकांड से पीड़ित कुछ लोग थे, उनकी पीड़ा देखकर उन्हें न्याय दिलाने हेतु वे इंडियन कार्बाइड कंपनी के देश को भगाने के लिए कार्य करने लगे। इसी दौरान उनकी बीटेक की पढ़ाई अधूरी छूट गई और उन्होंने बहुत सारे जो है डच वैज्ञानिक, वो जब डच गए थे तो उनसे जो एक वैज्ञानिक ने प्रश्न पूछा, उन्होंने जो वहाँ पे रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका मिला तो उन्होंने सारे रिसर्च पेपर इंग्लिश में ही तैयार किए थे। तो वहाँ के वैज्ञानिक ने उनसे पूछा कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी मातृभाषा हिंदी है। तो वहाँ के वैज्ञानिक ने कहा कि जब आपकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में ही आपको व्याख्यान या जो रिसर्च है पढ़ना चाहिए। तो उन्हें उस दिन के बाद से ही वो हिंदी के भाषा के तरफ झुका हुआ उनका पूरी तरह से हिंदी भाषी हो गए। उसके बाद कोको कोला, पेप्सी और डंकल प्रस्ताव से लेके और बहुत सारे डंकल जो प्रस्ताव आया था तो उसका जो करारा जवाब दिया था और डंकल प्रस्ताव को वापस लेने में उनका ही हाथ था। उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पे पीटा था और तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था उनको ये सब करने के दौरान। और टिहरी बांध जो 1995 में बन रहा था, तो राजीव दीक्षित जी टिहरी बांध को भी माना किए थे और लाठीचार्ज में काफ़ी चोटें भी आई थी इनको और संघर्ष जारी रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती सरकार ने 2006 में इसे बनाया। 1997 में राजीव दीक्षित जीवन में एक बड़ा मोड़ आया जब उनका प्रख्यात इतिहासकार धर्मपाल जी से सेवाग्राम वर्धा में हुआ। धर्मपाल जी यूरोप में काफ़ी वर्ष अध्यापक रहे थे। उनके सानिध्य में रहकर अंग्रेज़ों के समय के इतिहासकार दस्तावेजों का अध्ययन करके देश को जागरूक करने का काम किया।
और इन्होंने जो कहा था कि जो अंग्रेज़ कानून बनाए थे 34,735, उन सभी कानूनों को जो है लूटने के लिए बनाया था, अत्याचार करने के लिए, तो वो सभी कानून अभी भी हमारे देश में लागू हैं। और 1947 में सिर्फ कानून के द्वारा सत्ता का हस्ताक्षरण हुआ था, जबकि पूरी आज़ादी नहीं मिली थी, क्योंकि 1947 के पास ऐसा तंत्र नहीं बना जो अपना हो। वे कहते थे कि अंग्रेज इंग्लैंड के संसद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 नामक कानून बनाकर अपने शर्तों पर काले अंग्रेज़ों का देश सौंपा था। इसी कानून में लिखा गया था कि भारत इंग्लैंड का डोमिनियन स्टेट होगा। राजीव दीक्षित जी कहते थे कि टैक्स के रूप में सरकार जो पैसा इकट्ठा करती है उसमें से अधिकतर भ्रष्टाचार और सरकार के अधिकारियों के वेतन देने में ही चला जाता है। थोड़ा बहुत जो विकास होता है वो बाहर के देशों एवं विश्व बैंकों से कर्ज लेकर होता है। राजीव दीक्षित जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्विस बैंक और अन्य बैंकों में भारत के काले धन के खिलाफ जो है दायर किया था, अपील दायर किया था। और इन्होंने आयुर्वेद में भी देखा कि बहुत सारी इसको विकास की ज़रूरत है, तो इन्होंने आयुर्वेद में 5 वर्ष तक अध्ययन किया और उन्होंने 3 पुस्तकों लिखी। अष्टांग हृदय के रूप में, स्वदेशी चिकित्सा भाग 1, भाग 2, भाग 3, और घूम घूम कर जो आयुर्वेद का संज्ञान फ्री में देते थे। उनका कहना था कि ज्ञान भी फ्री में ही देने के लिए होता है। उन्होंने किसानों के लिए भी जैविक खेती के लिए सूत्र बताए थे। 1998 में राजीव भाई ने कुछ गौ समितियों से मिलकर गौ हत्या रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया, और जो है जो विरोध में थे वो बहुत महंगे महंगे वकील थे, 50-50 लाख 22 लाख लोग फीस लेने वाले। लेकिन राजीव भाई के तरफ वो खुद अपना केस लड़े, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था, और उन्होंने 2005 में उस मुकदमा जीत भी लिया, क्योंकि उन्होंने गौमूत्र के बहुत सारी औषधियाँ बनाने के बारे में बताया, और गोबर से जो है गोबर गैस, और जो वहाँ के जज थे, जिला जज थे, वहाँ के जज का 3 महीने तक गोबर गैस से उनकी गाड़ी चलाई। उनका खुद माथा चक्री आ गया। और 35 वर्ष पूर्व चरक वाघभट जी को महीनों तक पढ़ा और बहुत ज्ञान अर्जन किया। घूम को चिकित्सा लोगों के बारे में बताए, और होम्योपैथिक चिकित्सा के भी वो बड़े व्याख्याता थे, उन्हें डिग्री हासिल थी। और बहुत सारी जानकारियाँ आपको जो है इनके लेक्चर से मिल सकती हैं। इनके लेक्चर यूट्यूब पे बहुत सारे डाले गए हैं, इन सभी लेक्चरों के माध्यम से आप जान सकते हैं। और इन्होंने अंग्रेज़ों के जो सिस्टम थे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में भी बताया था। और यह राजीव भाई के व्याख्यान सुनकर मात्र 2.5 महीने में 6 लाख कार्यकर्ता पूरे देश में प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन से जुड़ गए थे। लगभग आधे भारत की यात्रा करने के बाद राजीव भाई 26 नवंबर 2010 को उड़ीसा में छत्तीसगढ़ राज्य के एक शहर रायगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने 2 जनसभाओं को आयोजित किया। इसके पश्चात अगले दिन 27 नवंबर 2010 को जांजगीर जिले में 2 विशाल जनसभाएं की। इसी प्रकार 28 नवंबर को बिलासपुर जिले में व्याख्यान देने के पश्चात 29 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहुँचे। उनके साथ छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी दया सागर और कुछ अन्य लोग थे। दुर्ग जिले में उनकी 2 विशाल जनसभाएं आयोजित थी। पहली जनसभा तहसील बेमतरा में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक थी। राजीव भाई ने विशाल जनसभा को आयोजित किया। इसके बाद कार्यक्रम सायं 4 बजे दुर्ग में था, जिसके लिए वो दोपहर 2 बजे बेमतरा तहसील में रवाना हुए। इसके बाद की घटना विश्वास योग्य नहीं है। इसके बाद की सारी घटना उस समय उपस्थित छत्तीसगढ़ के प्रभारी दया शंकर और कुछ अन्य साथियों द्वारा बताई गई। और जब हम बात करते हैं कि वहाँ क्या हुआ, तो राजीव भाई दयाशंकर तुरंत उनके दुर्ग के आश्रम में ले गए और वहाँ राजीव भाई शौचालय गए, और जब कुछ देर बाद बाहर नहीं आए तो दयाशंकर ने उनको आवाज़ दी। राजीव भाई ने दबी दबी आवाज़ में कहा, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं निकल रहा हूँ। जब काफ़ी देर राजीव दीक्षित जी नहीं आए बाहर, तो नीचे गिरे हुए थे, उनको बिस्तर पर लिटाया गया और पानी छिड़का गया। दयाशंकर ने उनका अस्पताल चलने को कहा। राजीव भाई ने मना कर दिया। उन्होंने कहा होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद होम्योपैथी डॉक्टर आकर उनकी दवाई दी, फिर भी आराम न आने पर उनको भिलाई सेक्टर 9 में इस्पात स्वयं अस्पताल में भर्ती किया गया। इस अस्पताल में अच्छी सुविधाएं न होने के कारण उनको यहाँ से
वापस दूसरी जगह ले जाया गया। राजीव भाई एलोपैथी चिकित्सा लेने से मना करते रहे। उनका संकल्प इतना मजबूत था कि वो अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहते थे। उनका कहना था कि सारी ज़िंदगी एलोपैथी चिकित्सा नहीं ली, अब कैसे लूँ। ऐसा कहा जाता है कि इसी उनके आईसीयू में भर्ती होने को कहा। फिर राजीव भाई ने 5 डॉक्टरों की टीम के निरीक्षण में आईसीयू भर्ती हुए। उनकी अवस्था भी गंभीर होती गई और रात्रि 1 से 2 20 डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये सभी बातें वहाँ के जो अधिकारी थे वहाँ उनके द्वारा बताया गया। राजीव भाई के चाहने वालों का कहना है कि अंतिम समय में राजीव जी का चेहरा पूरा हल्का नीला काला पड़ गया था। उनके चाहने वालों ने बार बार उनका पोस्टमार्टम करवाने का आग्रह किया, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। राजीव भाई की मौत लगभग भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत से मिलती जुलती थी। आप सबको याद होगा, ताशकंद ने जब शास्त्री जी का मूल शरीर लाया गया था तो उनके भी चेहरे पर रंग नीला काला पड़ गया था और अन्य लोगों की तरह राजीव भाई भी ये मानते थे कि शास्त्री जी को विष दिया गया था। राजीव भाई और शास्त्री जी की मृत्यु से एक जो समानता है, दोनों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। राजीव भाई की मृत्यु से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं, मगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त उनके कुछ समर्थक हैं जो भारत स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना के उद्देश्य के लिए राजीव भाई के मृत्यु को बाबा रामदेव उसे राह हट गए क्यों। ये सब बहुत सारी जो है बातें हुई थी, मगर इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो इन सभी बातों पे नहीं जाएंगे। उनके जाने के बाद भी उनकी आवाज़ आज देश के लाखों करोड़ लोगों का मार्गदर्शन कर रही। मैं भी उनका बहुत दिनों से ये सभी वीडियो देखता हूँ, लगभग 5-6 सालों से मैं भी उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और मैं उनको बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे बीच इतनी अच्छी अच्छी बातें लाई और अब शोध के अनुसार लाई, प्रमाणीकरण के साथ लाई। जो हमारी आयुर्वेद की स्थिति थी, जो हमारी आयुर्वेद से संबंधित स्थिति थी और देश के बारे में कम जानकारी थी, उन्होंने उसको उजागर किया। बहुत बहुत आभार है उनका और मार्गदर्शन ऐसे ही उनकी वीडियो करती रहेंगी। भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करने की आखिरी उम्मीद बनी हुई है। राजीव भाई को सत नमन। राजीव दीक्षित जी